गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कृषि के अंतर्गत भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है ना, संबंध। क्या है? किसी देश की, जैसे हमारा भारत देश है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का और विश्व की अर्थव्यवस्था की कहाँ समन्वय। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधकों, व्यापार में जो अवरोध, जो रुकावटें है ना, को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके, है ना। इस भूमंडलीकरण का मुख्य मतलब यही है कि बेरोक टोक क्या हो सके, व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। इससे पहले कृषि व्यापारिक रूप से नहीं किया जाता था, है ना, केवल जीवन यापन के लिए लोग करते थे। लेकिन आज क्या है, व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, है ना। इस जो कृषि व्यापार है ना, उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए विकसित देश, हमारा देश कौन सा देश है? हमारा देश विकासशील देश है। और ये क्या है? विकसित देशों ने क्या कई कदम उठाए। देखो, विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को, है ना, विकसित देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है ना, इन देशों ने क्या किया? अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया। अनुदान मतलब जैसे बीज में है, छूट दिया। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है ना। अमेरिका क्या है? 47% सहयोग देता है किसानों को। मतलब इसमें से 47 में आप और कितना जोड़ोगे तो 100% हो गया, है ना। तो 47 लगभग 50% वो क्या है, सरकार जो है वो किसानों को सहयोग देता है। और यूरोपीय समुदाय तो ये भी 48%, और जापान जो है वो 89%। तो किसानों को कितना लगाना होता होगा, है ना। किसानों को क्या है, इसमें कम लागत लगाना पड़ता है, क्योंकि 89% तो सरकार दे रही है। विकसित देशों के द्वारा इसी तरह क्या है, गेहूं उत्पादन के लिए अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% और जापान जो है वो 99%। सिर्फ किसानों को 1% जो है वो उसमें लगाना पड़ता है ना। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम या फिर नहीं के बतौर कैसे? क्योंकि जापान जो है वो 89, धान में 89 और गेहूं में 99% दे रहा है, तो 1% लगाने में क्या मुश्किल है किसानों को, है ना। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। अब सस्ते वस्तुओं की कीमतें, है ना, डिमांड ज़्यादा रहता है एवं गेहूं उत्पादन इसकी मांग जो है वो अधिक होती है, मांग जो है वो अधिक हो जाती है। और विकासशील देशों में ये अनुदान नहीं दे पाते हैं। हमारे जैसे भारत देश है ना, विकासशील देश, वहाँ इतना अनुदान नहीं दिया जाता। पूरा लागत किसका होता है? किसानों का, है ना। 2-4% बस मिलता होगा। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.8% कर टैक्स लिया जाता है। इससे कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं और, है ना, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पीछे हो जाते हैं। जो सस्ते हैं उनको लोग खरीदेंगे, और यहाँ विकासशील देशों का जो उत्पाद जो है वो महंगे हो गए, तो कौन खरीदेगा, है ना। तो विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीवन रूपों में अनेक आधारभूत स्तर पर हेर फेर कर दी जाती है, ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पाद में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है।
अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरक, कीटनाशक, पौध पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पाद में आशातीत वृद्धि हुई है ना। आज की जो फसलें हैं वो क्या है, अधिकतर चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फल हो, उर्वरक और कीटनाशकों के द्वारा क्या है, उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत होता है ना। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग 5 बिलियन डॉलर राशि का निवेश हो गया है, मतलब इतना राशि जो है वो लगा लिया गया है। इस उत्पाद में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देती है ना। अनुसंधान मतलब कुछ खोज करने में। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई हैं, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्मों जैसे एलाइड, साइनामिड, सेब्रोन, डुपोट, सीबा, गिगी आदि ने खरीद कर एक पक्षीय एकीकरण कर लिया है। इन सब ने क्या है, बहुराष्ट्रीय जो फर्म है उन्होंने क्या है, खरीद कर एक पक्षीय कर लिया है। परिणाम यह हुआ कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं हो पाता। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से उर्वरक और कीटनाशक भी खरीदना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का किसान जो है वो उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है, क्योंकि उसको उन्नत बीज भी उसी दुकान से चाहिए और उस बीज के लिए उर्वरक और कीटनाशक दवाई भी उसी कंपनी से ही चाहिए। इससे विकासशील देशों की जो उत्पादन लागत है और बढ़ जाती है, क्योंकि कीटनाशक, उर्वरक और बीज की कीमत भी अधिक है। तो ये हुआ आप लोगों का कृषि लेसन।